अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पे नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। आज सियासत अपनी जगह, चीज़ें अपनी जगह, इलेक्शन की तारीख अपनी जगह, अदालतों की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन सैनेट में आज एक ऐसी करारदाद मंजूर हुई और वो इस मौके पे हुई कि जब बिल्कुल सैनेट का सेशन ख़त्म होने के करीब था। 12 के करीब मेंबर्स जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उसमें बाप पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक सेनेटर दिलावर साहब जिनका नाम है, उन्होंने एक करारदाद वहाँ पर पेश की और वो जो है वो अक्सरियत के साथ उसकी वो मंजूर भी हो गई। बड़ी अजीब सी करारदाद थी। वो करारदाद ये थी कि जी इलेक्शंस को मुलतवी कर दिया जाए और उसकी वजह बताई कि दहशतगर्दी का सामना है और उसके साथ जो है सर्दी है। तो सवाल ये है कि दहशतगर्दी का सामना है, बिल्कुल सामना है, लेकिन क्या 2008 में हमें दहशतगर्दी का सामना नहीं था? सर्दियाँ हैं, बिल्कुल सर्दियाँ हैं, लेकिन 2008 में 18 फरवरी को इलेक्शंस हुए थे तो उस पर भी सर्दियाँ थी। लेकिन ये अब उसको पीएमएल ने भी वहाँ पर अपोज कर दिया। पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर को जो उन्होंने इसको जिसकी वहाँ पर मौजूद थे उनको शौकत बहरमन तंगी साहब उनको शौकत नोटिस इशू कर दिया। पीटीआई के सेनेटर वहाँ पे खामोश रहे और अक्सरियत ने वहाँ पे हिमायत की। उसके बाद मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि निगरां वज़ीर हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सवाल यहाँ पर अब ये उठाया जा रहा है कि ये और सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं उन पर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि कैसे उन्होंने एक ऐसी करारदाद जिसमें इलेक्शंस मुलतवी करने की बात है, उन्होंने कैसे उसको इजाज़त दी, उसको टेबल करने की और उसको मूव करने की। दिलावर साहब जब आप सेनेट में मौजूद थे वो क्या कह रहे थे? शॉर्ट क्लिप है, जरा सुनिएगा। The voter turnout in colder areas remains notably high during the moderate weather conditions, January and February. The intelligence agencies have warned militant attacks, threats on election rallies in the two provinces. Cognizant of the resurgence of the COVID-19 virus in the country and health sectors concerned about the potential further spread. चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब ने जितने मुस्कुराते हुए पूरी तकरीर सुनी और इसकी इजाज़त दी तो लोगों के यहाँ पर एक सवालिया निशान तो बहरहाल है कि इसके पस पर्दा मकासद क्या हो सकते हैं। आगे शहरी रहमान साहिबा जो कि पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, उन्होंने फौरी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको नेगेट किया कि जी हमारा ये जो पॉलिसी है या हमारी जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है वो इससे कतई मुख्तलिफ है। क्या कह रही थी, सुनते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी से मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का कि हम इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शंस करवाने के हवाले से हराबल दस्ते में रहे। कुछ दोस्तों को ये सवाल था कि पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सेनेटर तंगी के हवाले से तवस्सुत से ये सवाल किया है। उन्होंने मुझे कहा है, उन्होंने हमारे उसमें कहा है कि मैंने मुखालफत की। जो भी सिचुएशन है उनकी मुखालफत अगर वाज़ेह नहीं थी, पार्टी सेक्रेटेरिएट पूरी क्लिप्स देख के वजाहत से उनसे एक्सप्लेनेशन ज़रूर। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब जो कि अब पीटीआई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। जी वालेकुम सलाम। लतीफ़ खोसा साहब, मैं ये सोच रही थी सरदार बोलना है नहीं बोलना है? अब तो ज़रूर बोलना पड़ेगा क्योंकि देखें अगर सीनियर प्यूनी जज और एक्टिंग चीफ जस्टिस उनके अपना ज़रा ऑफिशियल रोस्टर मंगवा लें। सरदार तारिक मसूद खान जज साहब उनके साथ बैठे, पहले अपने घर को तो ठीक कर लें। अच्छा ठीक है, एतराज़ क्या था वैसे सर? कुछ भी नहीं, क्या एतराज़ था? वैसे तो अगर तफन्नुन तबाह के लिए हो यानी लाइटर साइड पे हो तब तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर संजीदगी से है तो मैं तो अपने विरासत को तर्क करने को तैयार नहीं हूँ। ना ही कोई आइन और कानून किसी को इजाज़त देता है। देखिए वो सरदारी निज़ाम या जागीरदारी निज़ाम का ख़त्म होना या जिस तरह प्रिंसली स्टेट्स ख़त्म हुई थी और उनकी मराहत ख़त्म हुई थी, तो वो मैं कौन सी मराहत ले रहा हूँ इसमें से, सरकारी ख़जाने में से। इसलिए नाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैंने कभी किसी से पूछा है कि आपका नाम काजी फाइज ईसा क्यों है और आपको काजी क्यों लिखते हैं, फिर फाइज ईसा ही सिर्फ लिखें? तो देखें ये मेरा नहीं ख्याल कि ये इस मनसब पे बैठे हुए ज़ेब देता था कि जो काजी उल क़ज़ाक़ हैं यानी पैटर फैमिलियस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने
ये वो ऐसी बात करते, मेरे ख्याल में उन्होंने मज़ाहिया अंदाज में या लाइटर नोट होता है, हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लाइटर नोट पे किया होगा। लेकिन आप लोगों ने तो इतना संजीदगी से, सारे मीडिया ने और सोशल मीडिया ने उसको इस तरह से उछाला है कि फिर हमें भी कहना पड़ रहा है। माजरत के साथ मैं कभी ना कहता ये बात कि जी सीनियर प्यूनी जज के नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है और फलां के नाम के साथ क्यों ये उनका लकब लगा हुआ है या निस्बत क्यों है। चलें, ठीक है, अच्छा नहीं देता, पहले मुझे तो कम से कम बिल्कुल जेब नहीं देता। ठीक है, बिल्कुल मुनासिब बात है। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, अब ऐसा है कि जो सब पीटीआई है और अब आप माशाल्लाह से पीटीआई के मेंबर भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। अब सर मामला ये है कि एक तरफ तो इम्प्रेशन ये आ रहा है, कुछ लोगों का कहना ये है कि पीटीआई जो है वो वकीलों ने हाईजैक कर ली है और किसी का पता ही नहीं चल रहा, आपस में तजाद भी है, बयानात में भी तजाद है, कोई पार्टी पॉलिसी फॉलो नहीं हो रही। यहाँ तक कि पीटीआई को एक लेटर ऑफिशियल इशू करना पड़ा, जो किसी का ज़ाती बयान होगा वो उसका अपना होगा, पार्टी पॉलिसी नहीं होगी। सर इस वक्त हालात और वाकई किस मुश्किल हालात का शिकार है, हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है, चल क्या रहा है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है सब पीटीआई? नहीं, पीटीआई तो सिर्फ एक ही है, इमरान खान ही चेयरमैन है, इमरान खान ही पीटीआई है और पीटीआई ही इमरान खान है। देखें इस वक्त जो अवाम है वो इमरान खान के, उनकी दिलों की धड़कन है और इसलिए किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम फैसले जो मर्जी करें इमरान खान ही की अप्रूवल से फाइनली होंगे। लिस्ट भी कैंडिडेट्स की जो है उन्हीं की अप्रूवल होगी, अगरचे ये तंजीमी लिहाज से नीचे से आएंगे, जाहिर है ज़िले के और बाकी जितने भी मुल्क की दूर दराज इलाकों से हैं तो वो खान साहब ही उसकी अप्रूवल देंगे और इसमें कोई तजाद नहीं है। अलबत्ता ये कन्फ्यूजन का शिकार इसलिए बन रहा है क्योंकि रोज़ की माशाअल्लाह एक नई जो है यलगार होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। इतनी खाइफ है ये जो केयर टेकर हुकूमत है और ये जो चेयर टेकर हुकूमत है, सॉरी केयर टेकर तो नहीं रही ना, अब ये तसलसल है पीडीएम का। और ये आइन के चूँकि मावरा बैठे हुए हैं, आइनी मुद्दत 90 दिन इनकी दोनों की, मरकज़ की भी और सूबों की भी ख़त्म हो चुकी है, तो ये गासिब हैं, गासबाना तौर पर कब्ज़ा कर रखा है। इसलिए एक ही जमात दूसरी रह जाती है पीटीआई, जिसको ऑनस्लॉट करते हैं और उसको ये कोशिश करते हैं कि दिखाया जाए कि ये इंतशार का शिकार है। कोई इंतशार नहीं है, इंतशार का शिकार नहीं है। खान जिसको टिकट देगा, ठीक है, आप कहते हैं कोई इंतजार के शिकार नहीं है, लेकिन हकीकत थोड़ी सी इससे बरक्स है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको सुनवा देती हूँ ना सर। शेर अफजल मरवत साहब जो कि बड़े सरकर्दा हैं, भी हैं, पार्टी के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, बड़े बड़े वर्कर्स कन्वेंशन जाके उन्होंने केपी वालों को बाहर निकाल दिया। क्या कह रहे थे वो फाजिल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से? छोटा सा क्लिप है, जरा सुनिएगा। फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो कमेंट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती हैं कि फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का पीटीआई के वकला के साथ और मुकदमात में उनके जो कमेंट्स हैं वो सेहतमंद नहीं है, इंसाफ के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हमें महसूस होता है कि हमारे वकला के साथ तवीन अमेज रवैया बरता जा रहा है। बबांगे दाहल के ठगारिक दम में हम अदम एतमाद उन पे जाहिर कर रहे हैं। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब क्या कहते हैं वो भी सुन लें। सब ने कभी नहीं कहा कि मुझे आदम एतमाद है चीफ जस्टिस काजी फैज साहब पे, कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी और काइंडली ऐसी स्टेटमेंट देने भी नहीं चाहिए। और सर ये एक वाक़या नहीं है खोसा साहब, आपको याद है कि अमेरिका में एहतजाज ना हो, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ गए थे, वो भी शेर अफजल साहब ने एक बयान दिया और फिर ये बात हुई कि जी खान साहब की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इस हवाले से मैं पूछ रही हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब में और शेर अफजल साहब के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं? पार्टी डिसिप्लिन क्यों नजर नहीं आ रहा? मामला नहीं है, अरे बाबा कोई मामला नहीं है, अपना अपना अंदाज है। देखें अब मेरी तहजीब या मेरा एक जो है कि मैं कभी किसी से गुस्से में बात नहीं करता, कभी किसी की तुंद और तेज तनकीद पर मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिखाया है, बल्कि मैं हंस के उसको जो है प्यार से और उसको जो है दलील से कोशिश करता हूँ कायल करने की।
दूसरा जो है उसकी ज़रा कम उसमें वो है अपना बर्दाश्त का, तो वो ज़रा थोड़ा सा बरहमी का इजहार कर देता है। ये अंदाज का फ़र्क है। देखिए, मुझे भी शायद चीफ जस्टिस साहब ने 12वां सफ़ा जो है 50 दफ़ा इसरार के बाद पढ़ने की इजाज़त दी थी, जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का जो मरासला था, जो उन्होंने आईजी को और चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। मुझे भी, मैंने कहा जी मुझे सुनिए तो सही, लेकिन वो अगर दूसरी तरफ कहूँ तो मैं कहूँगा जी देखे बोलने ही नहीं देते। तो ये एक अंदाज है ना कहने का, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इख्तलाफ हो गया है। अलबत्ता हम समझते हैं कि अदालतों का जब मसाला हो तो बहुत एक हसास किस्म की सब्जेक्ट होता है। हम हमेशा तकरीम और ताज़ीम के और मलहूज़ रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना कही जाए जो अदलिया की कोई उसके मनाफी और वक़ार के मुतसादिम या मनाफी हो। सो उनका जो है ज़ाहिर है कि बैरिस्टर गौहर की चूँकि फ्रीक्वेंट अपीयरेंस है तो उन्होंने अपने हलीमी के अंदाज में कहा, और मरवत साहब ज़रा आपको पता ही है जज्बाती है, तो उन्होंने उस तरह कह दिया। देखें, जब हमने अदलिया ही से जाके रिलीफ लेनी है, हमें उन्हीं से तवक्को है कि हम जो है वो कौम को और मुल्क को इस अजियत और कर्ब से जो है वो निजात दिलाएंगे, तो फिर हम कैसे उनको जो है, उन्हीं के पास तो हमने जाना है, उन्हीं के पास आपने जाना है, उसके अलावा तो आपके पास इसका कोई रास्ता है भी नहीं। तो अब बल्ला तो आपसे दोबारा चिन गया है, अब क्या है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी? खोसा साहब, नादिया ये खातिर जमा रखो, बल्ला ही हमें मिलेगा। ये अब तंग करके मिले, हमें चक्कर दे के मिले, हमें वो कहते हैं कि ज़रा वो खींचा तानी से मिलेगा बल्ला। बल्ला को देखें आप, अगर करते हैं तो इसका मतलब है आप एक पार्टी को डिसबैंड कर रहे हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा लेने से माने कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप 25 करोड़ अवाम को उनके हक से महरूम कर रहे हैं, वोट के हक से, और उनको जो है चॉइस के हक से महरूम कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो तहरीके इंसाफ है, और चूँकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में जो है खानदगी की शरह 50% से कम है, तो वो निशान पर जो है वोटर अपना इजहार राय करता है, जिससे रियासत वजूद में आती है। अब मगरबी मुल्कों में तो नाम लिखा होता है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि खानदगी की शरह उनकी जो है तकरीबन 90% से ज़्यादा है, बल्कि 99%। तो इसलिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान का ये बल्ले का निशान या कोई भी निशान, किसी शेर का ले लें या तीर का ले लें, वो इसका मतलब है आप उस पार्टी को बैन कर रहे हैं। नाज़रीन, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। खोसा साहब के इस यकीन के पीछे क्या राज है जो कह रहे हैं कि बल्ला ही मिलेगा हमें? खातिर जमा रखें। देखें, बिल्कुल बल्ला मिलेगा, और अगर आपने बी और सी प्लान्स पूछे हैं, ये बल्ला ही मिलेगा, ये आप खातिर जमा रखें। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी तरीके से ये हुआ, तो हमारे पास बी प्लान है, और आपको अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि कबल वक्त होगा, इसलिए कि मैं तो ये कौम को खुशी दिलाना चाहता हूँ, अवाम को जो है एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि वो बेउम्मीद और बेआस ना हो कि उनका जो है महबूब उनका सिंबल नहीं होगा, निशान नहीं होगा। यकीनन इलेक्टोरल जो बैलेट पेपर है उस पर उनका महबूब निशान बल्ला यकीनन होगा। ये मैं इसलिए कि साल 9 में मैं कोई मायूसी नहीं फैलाना चाहता। सो मैं क्यों कर बताऊं कि नहीं होगा बल्ला। आपने पूछा आपकी क्या होता है, तो मैं उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह आवाम को खुशी मिलेगी। सर, सेनेट से आज एक करारदाद मंजूर हुई, अक्सरियत से मंजूर हो गई, फौरी तौर पे पेश भी हो गई, कोरम भी पूरा नहीं था इलेक्शन मुलतवी करने के लिए। दिलावर साहब जिनका ताल्लुक बाप पार्टी से है, सादिक संजरानी साहब जो कि चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने उसको इजाज़त भी दे दी टेबल करने की, वो मंजूर भी हो गई। ये एक इंडिविजुअल एक्ट है या कोई चाहता है कि इलेक्शंस आगे हो जाए, मुलतवी हो जाए? देखिए, 14 बंदों ने बैठकर 25 करोड़ अवाम का फैसला कर दिया बैठ के। अब ये कोई पूछे कि भाई कोरम पूरा नहीं है,
ये आपको किसने हुक्मनामा जारी किया, किसने हिदायत दी कि आप इस ऐसी करारदाद, और ये करारदाद ये आइन से बगावत के मुतरादिफ है, क्योंकि आइन में 90 दिन हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट की तज़हीक और तौहीन के मुतरादिफ है जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 8 फरवरी को होगा, और ये पत्थर पर लकीर है। और जिस वकील ने पिटीशन की थी, जिस जज साहब ने ये ऑर्डर किया था, चूँकि उन्होंने मांगे थे जुडिशल ऑफिसर्स जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए जाएं, उस वकील को तौहीन अदालत का सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है, और उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पर जो है इस इलेक्टोरल प्रोसेस में कोई ताखीरी हरबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इतनी कैटेगोरिकल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो आर्टिकल 189 और आर्टिकल, सर अदालतों में ठीक है उन्होंने किया था, वो तौहीन अदालत का नोटिस भी दिया, बट ये सेनेट है, इसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत है? और जो चीफ जस्टिस है वो तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं। आपको याद है उन्होंने पहले भी कहा कि जी पार्लियामेंट के जो फैसले हैं या जो बिल हैं या करारदादें हैं, सारी चीज़ें वो स्ट्राइक डाउन अदालतों से नहीं हो सकती, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। तो अब किस तरह से इसको देखेंगे? मैं तो समझता हूँ चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो नोटिस ले, देखें कैसे आप आइन की तज़हीक कर सकते हैं कि 90 दिन से मुतजाविज़ जाए, चलें वो हो गया जो हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फिर कैटेगोरिकल फैसला, एक नहीं दूसरी दफ़ा उन्होंने एम्फेसाइज करके कहा कि कोई ताखीरी हरबा जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, 8 फरवरी को हर कीमत पर इलेक्शन होगा। और इसके बाद तो आर्टिकल 190 बड़ा क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट के हर इदारा ताबे होगा और पाबंद होगा उसके फैसले मानने का। सो इसलिए सेनेट हो या कोई भी हो, वो ताबे है सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के, और जिन्होंने भी तौहीन अदालत का इर्तिकाब किया है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसका मुआखजा ले सकती है। अच्छा वैसे नादिया मैं बता दूं, इस करारदाद की कोई हैसियत नहीं है, कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है। इससे ना तो 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी होने जा रहा है, ना इसका कोई भी इलेक्टोरल प्रोसेस पर कोई असर, जरा बराबर असर नहीं है। ये सेनेट को खुद चाहिए था, संजनानी साहब को ये सोचना कि आप कैसे अदालत के मावरा एक जो है करारदाद मंजूर करके उसको बहस की इजाजत दे रहे हैं, क्योंकि ये रूल्स और कवायद और जवाबित में है कि कोई चीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स डिस्कस नहीं की जाएगी। बिल्कुल ठीक। खोसा साहब वक्त की माजरत के साथ कमी है और आपके पास भी वक्त बड़ा कम है। आखिरी सवाल, ये पीटीआई लाइन कब डिफाइन करेगी कि उसने आगे पॉलिटिक्स एंटी एस्टैब्लिशमेंट करनी है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट करनी है? बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, हमारा एस्टैब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं है, हम बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ खान साहब द इकोनॉमिस्ट में एक मजमून चाहते हैं, और एक दफ़ा फिर तमाम के तमाम जो कुछ हुआ पीटीआई के साथ, जो उनके साथ, उसका मलबा वो एस्टैब्लिशमेंट पे गिराते हैं। तो ये तजाद हमें नज़र आ रहा है। इकोनॉमिस्ट पे जिस तरह से खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत को उठाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट थी, अमेरिका के साथ ये क्या मामला है सर? देखिए नादिया, एक बात तो ये है कि फ़ौज भी हमारी है, फ़ौज हमारा जो है वो ताबे है, रियासत के ताबे है, रियासत से मावरा नहीं है। और रियासत है अवाम जो अपने नुमाइंदों के ज़रिए, आर्टिकल 7 में उसकी तारीफ़ है, आर्टिकल 5 में वफादारी रियासत यानी अवाम के साथ मंसूब की गई है। हर एक का फ़र्ज़ है, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, और ताबेदारी आइन के साथ है, किसी और इदारे के साथ नहीं है। सो इसलिए आइन के दायरे हदूद और कयूद मुतय्यन शुदा हैं आइन में, उसके मुताबिक सभी को अख्तियार है, जितना अख्तियार हर एक को है, हर इदारे को, अफवाज पाकिस्तान हो या कोई एग्जीक्यूटिव हो, मुकन्नना हो, कोई भी अदारा हो, वो आइन के दायरे में रहते हुए काम करें और रियासत को फलना फूलना मेरा मकसद ये है कि खान साहब एक दफा फिर एस्टैब्लिशमेंट पे इल्जाम लगा रहे हैं ना खोसा साहब। गौहर साहब जो हैं वो तो ताल्लुकात की रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं। नहीं देखें, इदारे को खुदारा बाहर रखिएगा। जब आप ज़ियाउल हक को मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं तो आप इदारे को नहीं करते। इदारा तो हमारा फ़ख्र है। फ़ौज जो है बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये इस वक्त जो है पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया में जो है माशाअल्लाह ये एक कुंदन बनी हुई है। लेकिन अगर हम मुशर्रफ पे एतराज़ करते हैं या मुशर्रफ को सज़ाए मौत हुई थी हाई ट्रीजन में,
आइन से वो खिलवाड़ करने में, तो हमने इदारे को ऐसा सच ना कीजिएगा। अब अगर खान साहब किसी इंडिविजुअल पर करते हैं, बाजवा साहब पर, तो वो खुदारा एस्टेब्लिशमेंट या इदारे पे मत करें। इदारा हमारा इदारा है, पाकिस्तान का इदारा है, और इसलिए हम बिल्कुल हर एक के साथ काम करने को तैयार है, लेकिन हदूद क़ुयूद के अंदर आइन के रहते हुए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच लतीफ़ खोसा साहब, आपके टाइम का। और ब्रेक लेंगे, ब्रेक से के बाद वापस आएंगे तो जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, PMLN के सीनियर रहनुमा, और उनसे भी मौक़िफ़ लेंगे कि जो करारदाद पेश हुई और दीगर मामला पे इलेक्शन में अभी तक जो PMLN है वो अवाम में नहीं गई है, क्या वजूहत हो सकती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उनसे बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और जिस तरह से बता रहे हैं कि एक सेनेट में जो करारदाद पेश हुई है उसने एक चाय की प्याली में तूफ़ान खड़ा कर दिया। सवाल ये हो रहा है कि ये करारदाद पेश करने का और इस अक्सरियत क्या 14 मेंबर्स यहाँ पे मौजूद थे, उसके बावजूद अक्सरियत से मंजूरी के पीछे आखिर था क्या और क्या इंटेंशन हो सकती है। मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ इस पर रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। और इस वक्त हमें PMLN के सीनियर रहनुमा है वाइस प्रेसिडेंट जावेद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जावेद लतीफ़ साहब। जावेद लतीफ़ साहब, आपकी जमात यानी PMLN इसको किस तरह से देखती है इस करारदाद को, और आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन मुलतवी करने की जो वजूहात दी गई हैं और जो क्या मकासद इसके हो सकते हैं, क्या मौक़िफ़ है आपकी पार्टी का? देखें, पहली बात तो ये है कि इस करारदाद की कानूनी आईनी कोई हैसियत नहीं है और इसको जवाज कोई बना नहीं सकता। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल उसके तर्जमान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया दुरुस्त है कि हम बाउंड नहीं हैं इस करारदाद के, हम बाउंड सिर्फ हो सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा वाज़ेह कह चुका है कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन करवाना चाहता है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो भी ख्वाहिश रखती हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो, और ये रियासत के भी मफाद में यही है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। अगर इससे डिले होते हैं, खुदा न खास्ता एक दिन भी आगे चलता है, तो रियासत को इसका नुकसान होगा। पॉलिटिकल फोर्सेस को या आइन कानून का इतलाक होना या ना होना वो अलग चीज है, मगर आप जितने दिन आप इसको डिले करेंगे उतना रियासत को नुकसान होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई भी जो रियासत से मोहब्बत करने वाला, और यकीनन सब मोहब्बत करने वाले हैं, तो कोई इसका डिले चाहेगा। और जहां तक तल्लक है करारदाद पेश करने वालों का, तो आप देख चुके हैं कि असल चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जो सेनेट के चेयरमैन हैं उनको चाहिए था कि ये करारदाद टेबल ना कर दे, और सेम डे करारदाद टेबल करना और फोरम भी पूरा ना होना, और इतना सेंसिटिव इशू, उस पर तो तमाम पॉलिटिकल जमातें जो जिनकी नुमाइंदगी सेनेट में है उन सबको नोटिस करना चाहिए था कि इस तरह की करारदाद कोई पेश करना चाहता है, कोई से मराज फलां जमात का मेंबर जो है वो पेश करना चाहता है, तो आपकी राय चाहिए। आज सब या कल पे रख लेते, मंडे पे रख लेते, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं वो अपने मेंबरान को हदायत करती, और उसके बाद अगर कोई इस करारदाद के हक में वोट करता तो यकीनन जमात भी जवाबदेह होती अवाम को और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, और उसका चेहरा भी बेनकाब होता। मगर मैं तो समझता हूँ ये मेलाफाइड ही है उन 14 या 12 मेंबरान की तो अपनी जगह, मगर सेनेट के चेयरमैन भी इसमें उतने ही कसूरवार हैं जितना फाइल करने वाले हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप जावेद लतीफ़ साहब के चेयरमैन सेनेट को इसका नोटिस लेना चाहिए था और इसको टेबल नहीं करने देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद ये हुई, और अक्सर ये जो भी 12 में से 14 में से उसमें ये मंजूर भी हो गई। लेकिन मेलाफाइड इंटेंशन यकीनन है कि अगर मुलतवी करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ये एक इंडिविजुअल का एक्ट है या सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट का इसको फौरी तौर पर टेबल करवा देना और मंजूर करवा देना, या इंडिविजुअल एक्ट लगता है, या कोई चाहता है कि इलेक्शंस जो है वो मुलतवी हो जाए क्योंकि सादिक संजरानी साहब, फिर दिलावर साहब, बाप पार्टी से उनका ताल्लुक? देखिए, बात यह है कि
कुछ चाहे या ना चाहे ये इलेक्शन नहीं आगे जाए। अच्छा। और इन इलेक्शन का आगे जाने से मुराद ये है कि अदारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। अदारे जो हैं क्या वो खुदा न खास्ता ये चाहते हैं कि इलेक्शन आगे चले जाएं? और जो जवाज बनाया जा रहा है, जिन जिन जवाज को कोट करके करारदाद पेश की गई है, ये तो अगले 75 साल भी ड्रेस नहीं हो सकते। आप किस तरह ये कह सकते हैं कि कल को अमन हो जाएगा? आप किस तरह कोई कहेगा कल को गर्मी है, कोई कहेगा रमजान शरीफ आ गया है। देखिए जंगों में भी इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन जो है, और आज भी हम हालते जंग में हैं। पाकिस्तान रियासत जो है वो हालते जंग में है। वो इस सेंस में कि आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत, आप देखें कि पाकिस्तान के दाखिली खारजी हालात, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये सारी वो चीजें हैं जिनको आप इलेक्शन के जरिए ड्रेस कर सकते हैं। आप एक करारदाद इलेक्शन के खिलाफ दे के उनको ड्रेस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की PMLN की तैयारियां कैसे जा रही हैं इलेक्शंस को लेकर? क्योंकि आपके हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि जलसे जुलूस तो दूर की बात है, अभी तक कोई इंतखाबी जलसों का कोई शेड्यूल भी जारी नहीं किया है, कोई कोऑर्डिनेट मीटिंग भी नहीं की है, अभी तक अवाम में नहीं गई है आपकी लीडरशिप। क्या वजह है सर? देखें शाहदिया, जो चाहे किसी के जहन में आए वो यहाँ कह देता है, और बदकिस्मती है सोशल मीडिया के ऊपर बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी इंफॉर्मेशन लिए दिए आप जो चाहें बयानियां बना दें। मुस्लिम लीग नून जो है पिछले कई दिनों से 15 दिन हमारे लगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के एक एक हलके में 20-20, 25-25 हमारे लोगों की दरखास्तें थी, उम्मीदवार थे टिकट के हसूल के लिए। अब मुझे ये बताएं कि हम मेरिट की भी बात करते हैं अपनी जमात के अंदर, हम क्या एक को बादशाहत थी जमात के अंदर, और अगर हम फैसला इस तरह करते उस पर तनकीद होती है। हमने एक एक कैंडिडेट को सुना है, तसल्ली से सुना है, ताकि हम मेरिट पे फैसला कर सकें अपनी जमात के अंदर। अगर हम अपनी जमात के अंदर मेरिट पे फैसला नहीं कर सकेंगे तो बाहर कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हमें टाइम लगा 2-3 माह। अब भी हम शार्ट लिस्टें कर चुके हैं, मगर अगले 2-3 दिनों में वो शार्ट लिस्ट जो है उसका हतमी एक पे कंसेंसस से फैसला होने के बाद जब अनाउंस करेंगे तो आप कमिंग वीक आप देखेंगे कि आपको नवाज शरीफ जलसों में नजर आएंगे। उसके बाद सेकंड जो क़यादत है वो आपको नजर आएगी। एक माहौल, यकीनन बड़ी जमात है हम, यकीनन नवाज शरीफ जब तक इलेक्शन कैंपेन में निकलेंगे नहीं उस वक्त तक इलेक्शन का माहौल नहीं बनेगा। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर सबसे पहले जो काम हमारा करने वाला था वो अपनी जमात के अंदर जो एक उम्मीदवारों का इंतखाब करना था, वो हमें सबसे पहले करना था, जो हमें कर रहे हैं हम, और अगले दिनों में हम अनाउंस कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। आपने मेरिट की बात की है, कुछ खबरें ये भी हैं कि यहाँ पे आपकी पार्टी ने इलेक्टेबल्स पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ रखी है, कहीं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आप लोग बड़े कॉन्शियस इसमें नज़र आए हैं। पुराने लोगों से जो है वो काफ़ी मायूस कह लें। सर शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, फिर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, अब ज़ुबैर उमर साहब हो गए। क्या मामला क्या था? क्यों इन लोगों को आप लोगों ने नई पार्टी के अंदर इससे जगह दी? चले सब कुछ छोड़ दीजिए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के तो आपके अपने गवर्नर रहे हैं, वो सिंध के, इतनी जल्दी आपने उनको गवर्नर बनाया, अब उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस हवाले से। अगर आपको कोई और नाम याद आता है तो वो भी ले लें। सर अभी तो फिलहाल यही है ही नहीं कोई नाम। वजह यह है कि देखें बड़ी जमात है, बड़ी जमात के अंदर और किसी को ना नाराज किया जा रहा है, और ये देर लगने की वजह भी यही है कि कोई हर्ट ना हो, कोई किसी के साथ अपना मेरिट से हट के फैसला ना आ जाए। तमाम वर्कर जो हैं मेरिट पे किए हुए फैसले को पाबंद भी हैं और यकीनन कबूल भी करेंगे। जहाँ तक इलेक्टेबल का तल्लक है, सीट एडजस्टमेंट का तल्लक है, अगर ये हमने सीट एडजस्टमेंट करनी होती, इलेक्टेबल कोई टिकट देना होता, तो ये हम 3 हफ्ते ना लगाते। हम ना इलेक्टेबल को देख रहे हैं, हम पार्टी के अंदर
मौजू कैंडिडेट को देख रहे हैं। जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट का तल्लक है तो आप ये इत्मीनान रखें कि पंजाब भर में हम किसी के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करने वाले। अच्छा। 2-4 जगहों पे मासवाए 2-4 जगह जो हैं उन पे मुमकिन क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। किसके साथ? 2-4 जगहों पे। किसके साथ? इससे ज्यादा नहीं। किस पार्टी के साथ सर? पार्टी कह लें, कोई चंद लोग कह लें, उनके साथ हो सकती है। अदरवाइज ना हम किसी जमात के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं कोई इंतखाबी, ना पंजाब के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो ना सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस्तेकाम पार्टी जो है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी, एक कमेटी भी तश्कील दी थी, मुलाकातें भी हुई, उनकी कुछ डिमांड्स भी आ गई थी कि 27 के करीब नेशनल असेंबली और 40-50 के करीब प्रोविंशियल असेंबली, तो वो चैप्टर क्लोज हो गया, उनको बता दिया? मेरा ख्याल है कि मैंने जो बात करनी थी, आप अगर नहीं उसको सुनना चाह रहे या समझ रहे तो फिर नहीं सर, बिल्कुल समझ भी गए, सुन भी लिया, समझ भी आ गई। मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी चाह रही थी। एंड व्हाट अबाउट सिंध सर? MQM के साथ भी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश थी, शहबाज शरीफ साहब आए भी थे इधर। देखें, जहाँ तक सिंध का तल्लक है या कराची का तल्लक है तो वहाँ के हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के या बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं, क्योंकि हम 4 साल वो टाइम नहीं दे पाए। नवाज शरीफ जिस उलझन में, जिस मसाइल में से 2-4 थे, और वो सबके सामने है कि जिस तरह हमें अदालतों का सामना था, जिस तरह हमें पाकिस्तान भर में जिस तरह हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाता था, उस वजह से हम दीगर 3 सूबे में उस तरह तवज्जो नहीं दे सके, जिसकी वजह से हम सीट एडजस्टमेंट या इंतखाबी इत्तेहाद बाकी छोटे 3 सूबों में करने जा रहे हैं और करेंगे, मगर पंजाब में नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब से 242 पे वो हो गई शहबाज शरीफ साहब की कोई? नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब का इशू नहीं है, इशू जमात का है। तो जमात जो बेहतर समझेगी वो फैसला करेगी। ठीक है सर, कुछ जावेद लतीफ़ साहब पर्टिकुलर आपके हवाले से बात करूंगी। कुछ जगहों पे आप अभी भी ये कहते हैं, 9 मई का भी आप जिक्र करते हैं कि 9 मई के जो भी जिम्मेदार थे, करता धरता थे, उनको अभी तक कैफरे किरदार तक उन किरदारों को नहीं पहुँचाया गया। फिर कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन ये भी आता है, आपने कहीं कुछ प्रोग्राम में मैंने आपको सुना कि आप जिक्र करते हैं कि इमरान खान अभी भी लाडले हैं। क्या वजह है इस इम्प्रेशन की? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो तो जो हमें दिख रहा है वो तो काफ़ी मुख्तलिफ है कि जो जिस तरह से इकोनॉमिस्ट में भी उन्होंने कॉलम लिखा। आप क्यों समझते हैं कि खान साहब अभी भी लाडले हैं? नहीं, आपको शायद दिखता इसलिए नहीं है कि क्योंकि आपको 2018 में नहीं दिखा, आपको 2008 में, 2002 में वो चीज़ें नज़र नहीं आई, और आज कुछ भी नहीं है तो आपको इसलिए नज़र नहीं आता कि आप देखें कि कहीं किसी रियासत के मुजरम को कहता है मासूम, रियासत के मुजरम को गुड टू सी यू को कहता है। आप ये देखें कि आज भी जेल के अंदर जो उसको सहूलत मुयस्सर है, 8 कमरों पे मुश्तमिल एक कमरा बना दिया गया, और उसमें जिम अलग है, उसमें खाने का इंतज़ाम 4 बावर्ची अलग करते हैं, जो मासूफ की ख्वाहिश हो वो बनाते हैं। फिर 8-10 डॉक्टरों की टीम अलग उसको देख रही है कि मासूम को कहीं छींक ना आ जाए। तो फिर आप ये देखें कि आप 5 स्टार होटलों में ऐसा फर्नीचर नहीं आपको देखने को मिलेगा जो मासूम के लिए फर्नीचर जेल के अंदर पहुंचाया गया। अच्छा। अभी उनको वो कलर पसंद नहीं आता तो वो कलर की वजह से फर्नीचर वापस हो जाता है, दूसरा कलर जाता है। तो ये क्या दुनिया में किसी मुजरम के साथ ऐसा सलूक होता है जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है? ये वाकई आपकी इंफॉर्मेशन है? क्योंकि ऐसा कहीं रिपोर्ट तो नहीं हुआ है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ किसी इंफॉर्मेशन बुनियाद पे कह रहा हूँ, और मैं क्या मेरी इंफॉर्मेशन अगर पुअर भी हो तो क्या आपको याद नहीं है कि कोर्ट के आर्डर से जिम के लिए मशीनें, एक्सरसाइज मशीनें जेल के अंदर गई थी? क्या आपने ये नहीं सुना? बिल्कुल देखा था, देखा भी था सर। खुदा करे आपने देख लिया हो, शुक्र है अल्लाह का कि कम से कम एक चीज आपने कोट कर दी। तो ये किसी और
हवालाती या मुजरम के लिए आपने देखी है मशीनें जाती हुई जेल के अंदर? हमने भी जेल काटी है, हम भी कई दफा जेलों में गए हैं। हमारे लिए तो कोई जिम नहीं बनता था, हमारे लिए तो कोई घर से रोटी आने की इजाजत नहीं देता था। यहाँ बावर्ची की लाइनों लगी हुई हैं जो उसकी पसंद से बनाने वाले लोग हैं। ठीक है, अब 9 मई के हवाले से मुख्तसर सी बात। अभी भी किसी को सहूलतकारी नजर ना आ रही हो, हाँ, या लाडला नजर ना आ रहा हो तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। और जहाँ तक 9-10 मई के मुलजमों मुजरमों का तल्लक है, मनसूबा साजों का तल्लक है, तो दुनिया भर में मुझे ये बताएं कोई रियासत ऐसी है जिस पे उसके अंदर से हमला हो और उसको मकबूल कहा गया हो, उसको कहा गया हो कि ये मासूम है, किसी को उसको आज तक सजा ना दी जा सकती हो क्योंकि उसको सजा न देने के लिए भी दबाव है। तो फिर मुझे ये बताएं कि ये पाकिस्तान का आईन कानून जो रियासत बनाती है, रियासत के लिए बनता है, फिर या इसको खत्म कर दें फिर, ताकि जो ताकतवर हो वो अपना ही नजरिया, अपना ही असूल, अपना ही आईन, अपनी अदलिया, अपना सब कुछ लेके चले। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच जावेद लतीफ़ साहब आपके टाइम का। और गुफ्तगू जावेद लतीफ़ साहब से कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि जो करारदाद है इसकी कोई हैसियत नहीं है और दीगर जमातों की तरह PMLN भी इस पर यकीन रखती है कि इलेक्शंस होना ज़रूरी है और वक्त पे होना ज़रूरी है। एक दिन भी आगे जाएंगे पाकिस्तान इसका मुतामिल नहीं हो सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। उमर डार की साहबजादी उस्मान डार की भतीजी लाइबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानते हैं क्योंकि वो जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका एक ही मुतालबा है कि उमर डार को कहाँ हैं, उनको वो लापता है, किधर है, उनको पेश किया जाए और अदालतों का सामना करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जनाज़िर प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे जावेद लतीफ़ साहब से, और जावेद लतीफ़ साहब का कहना यह था कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो ऐसा कुछ भी हो रहा है कि वो अभी तक लाडले हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हम वाक़यात देखते हैं, जो हालात देखते हैं, वो हमें यकसर मुख्तलिफ भी नज़र आते हैं। सियालकोट में जो उस्मान डार जो कि PTI के थे, अब हैं नहीं, और किस तरह से नहीं वो भी हमें और आपको पता है। उनके घर पे जिस तरह से रेड होता है और वो इल्ज़ाम लगाती हैं ख्वाजा आसिफ पर, पंजाब पुलिस जिस तरह उनके घर पे रेड करती है, फिर दोबारा रेड करती है, फिर उनकी वालदा के साथ जो कुछ होता है, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह। लेकिन उसके बाद जो दूसरे उनके बेटे उस्मान डार के भाई उमर डार, वो 29 दिसंबर से वो लापता हैं। उनके घर वालों का कहना यह है कि पंजाब पुलिस की पूरी एक नफरी वहाँ पर आई थी उनको किसी रेस्टोरेंट में और उनको वहाँ से उठाकर ले गई थी। अगर ऐसा था भी तो किधर हैं ये नहीं पता चल रहा। और अब इसी सवाल को लेकर उनकी बेटी लाइबा डार इस वक्त अदालतों का सामना भी कर रही हैं, अदालतों भी रही हैं, केसेस को फेस भी कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे इस हवाले से मज़ीद कुछ डिटेल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम लाइबा डार, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा लाइबा ज़रा मुझे बताएगा कि 29 दिसंबर को एग्जैक्टली किस जगह से उमर डार साहब को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, क्या हुआ? और 7-8 डेज हो गए अराउंड, कुछ पता चला अभी तक? एनी न्यूज़? नादिया 7-8 डेज हो गए हैं और अभी तक कुछ पता नहीं चला। और उनको एब्डक्ट यानी अगवा किया गया DHA फेज 3 Z ब्लॉक में जो कैफे लांतो की ब्रांच है उधर से। पुलिस 36 पुलिसमैन टू बी एग्जैक्ट आए थे जिन्होंने उन्हें एब्डक्ट किया वहां से। और अभी तक कुछ नहीं पता? नहीं। आज भी आपकी केस की हेयरिंग थी, वहां पे क्या रही प्रोसीडिंग्स? आज जो जस्टिस बाकिर अली नजफी हैं उन्होंने ये ऑर्डर्स दिए हैं कि जो वहाँ पे DVRs हैं सराउंडिंग एरियाज के कैफे लांतो के, उनकी जो मिसिंग फुटेज बेसिकली जो डेटा इरेज हो चुका है, उन्होंने कहा कि उस टाइम फ्रेम की भी दिखाएं हमें फुटेज, और अगर नहीं दिखा पाती पंजाब पुलिस वो टाइम फ्रेम की फुटेज तो वो उस पर रिपोर्ट करें कि क्यों नहीं दिखा पा रहे। और कोऑपरेशन का उन्होंने कहा है जो SSP हैं उनको। लेकिन डेटा इरेज कैसे हुआ? वो फुटेज आप कह रही हैं कि पर्टिकुलर टाइम की इरेज हो गई? हाँ जी। अच्छा नादिया, ये हम भी यही कह रहे हैं कि इरेज कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे सराउंडिंग 4 लोकेशंस हैं जिनका मैं नाम ले चुकी हूँ रिपीटेडली, ग्रैंडे और इंटीरियर्स, उज़्मा अशफाक सैलून, फाजी सैलून और लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट है,
वहां पे इर्द गिर्द 4 से 5 घर हैं। कैफे लांतो के खुद बाहर 5 कैमरास लगे हैं, और ये सारे जो कैमरास है ना, ये पूरा एरिया कवर करते हैं। इनके कैमरास पूरा एरिया कवर करते हैं, और फिर भी सारे कैमरास की जो फुटेज है 29 दिसंबर की रात 10:30 बजे से लेके 12 बजे के दरमियान की फुटेज प्रेजेंट नहीं है। अभी तक हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट के कैमरास नहीं प्रेजेंट किए गए, उसकी जो फुटेज है वो नहीं दिखाई गई, और जो कैफे लांता है उसकी सिर्फ 1 जनवरी ऑनवर्ड्स हमें दिखाई गई है, जबकि ये वाकया हुआ 29 दिसंबर की रात को। अच्छा, अब मुझे ये बताएगा कि उस्मान डार साहब का तो हमें सबको पता है कि पॉलिटिकली ही वाज एक्टिव एंड मेंबर नेशनल असेंबली एज वेल। ये जो उमर डार साहब थे, ये भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, पीटीआई का पार्ट थे, उतने ही एक्टिव थे? और पहले इसका जवाब दे, फिर आगे बढ़ती हूँ। जी, मेरे बाबा पॉलिटिकली एक्टिव शहर सियालकोट में ऑब्वियसली वो एक्टिव थे। मेरे चाचू एमएनए, मतलब वो एक नेशनल लेवल पे एक्टिव थे। मेरे जो बाबा थे वो भी काफ़ी टाइम से पीटीआई में, इनफैक्ट मेरे चाचू से पहले पीटीआई में मेरे दादा के साथ काफ़ी अरसा मेरे बाबा थे पॉलिटिक्स में। तो लेकिन वो इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं कर रहे थे, वो मेरे चाचू कर रहे थे पहले, और अब मेरी दादो और मेरी मामा कर रही हैं। अच्छा, तो ये कुछ लोगों का कहना है कि शायद वो 9 मई के वाक़यात में भी मुलव्विस थे उमर डार साहब। 9 मई को कहाँ थे उमर डार साहब? 9 मई के ऊपर जो उनके मुकदमात जो उनके ऊपर डाले गए हैं और उसमें मुलव्विस हैं, मैं पहले तो यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि मैं ये बात ऑन एयर पहले भी कह चुकी हूँ, वो जाली मुकदमात हैं। पूरे शहर सियालकोट को पता है कि 9 मई को सियालकोट में क्या हुआ, मेरे बाबा किधर थे, और उनके ऊपर जो फेक क्या नाम है FIRs काटी गई हैं। तो आई से कि जो भी कह रहा है कि वो मुलव्विस थे, वो उसको भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, पूरे शहर सियालकोट को ये पता है, एंड एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि पूरी अवाम को पता है कि वो एक झूठ है, वो एक जाली मुकदमात है उनके ऊपर जितने भी। लेकिन वो किधर थे 9 मई को? वो सियालकोट ही थे। अच्छा, और वो जो मुजाहरे हो रहे थे या जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें वो शामिल थे? प्रोटेस्ट में वो शामिल थे, पर उधर जो वाकयात रिपोर्ट किए गए वो बिल्कुल फेक है। ठीक है। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी फेक हैं, और क्या नाम है पीसफुल प्रोटेस्ट था, और पीटीआई वैसे भी पीसफुल प्रोटेस्ट का ही कहती है। इमरान खान खुद कहते हैं कि आपने प्रोटेस्ट करना है, वो जरूर कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। ठीक है। अच्छा लाइबा, एक बात और बताएं कि ये जो आपके घर पे रेड हुए और जिस तरह से आपकी दादो यानी उस्मान डार साहब, उमर डार साहब की वालदा के साथ जो कुछ हुआ, आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया ख्वाजा आसिफ साहब पे, और आपकी दादो ने भी ख्वाजा आसिफ साहब पे लगाया। ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ख्याल 1 अरब 2 अरब का जाने का नोटिस भी आप लोगों को दे दिया कि जी ये डिफेम मुझे किया जा रहा है। कुछ सबूत है आप लोगों के पास जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये रेड कराया, या वो आप लोगों को इस तरह से विक्टिमाइज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरी दादू ने जब मेरे चाचू का इंटरव्यू आया तो उन्होंने इस पे बोला कि जो हमारी फैमिली के ऊपर पर्सनली मिस्टर ख्वाजा आसिफ जो है जब 9th मई के इवेंट्स पे कि वो पर्सनल जाती दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, ये पूरा शहर सियालकोट जानता है। 25 ईयर्स से मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में है, और जितने भी एविडेंसेस हमारे पास थे और जो मेरी दादू ने बात की उसके अंदर पूरी आवाम के सामने वो क्या करें। और वैसे भी I'll mention here कि उनकी जो मेरे चाचू उस्मान डार हैं और उनका 2018 का इलेक्शन स्पेशली मैं मेंशन करूंगी, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने रिगिंग की, उन्होंने फ़ोन कॉल की और वो इलेक्शन जीते, और वो 2018 से स्पेशली उसके बाद से वो मेरी फैमिली के साथ ज़ाती दुश्मनी के ऊपर उतरे हुए। लेकिन मैं उनके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। I'll suggest और I'll appreciate अगर आप ये सवालात मेरे दादों से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताएं कि फर्दर अदालतों से आपको यकीनन उम्मीद है, और अदालतें ही अब एक फोरम है जहाँ से कोई उम्मीद की जा सकती है या इंसाफ मिल सकता है। उसके अलावा आपके किसी और से राब्ते हैं, कोई इदारों में, IG पुलिस से, वज़ीर आला से, पंजाब से, किसी ने कोई यकीन दहानी आपको कराई उमर डार साहब का, कोई कि हम उनको बाजियाब कराने में आपकी मदद करें? फर्स्टली तो हम जो अदालतें हैं, जो कोर्ट्स हैं, उनसे बहुत होपफुल है। जो जस्टिस बाकिर अली नचवी हैं उनसे बहुत होपफुल हैं, जिस तरह वो इस केस को प्रोसीड कर रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं। और जहाँ तक बात है पुलिस की तरफ से कोई कोऑपरेशन नहीं है, हम और किसी ने रीच आउट नहीं किया, ना हमने किसी को किया। और वैसे जो DPO हसन इकबाल है सियालकोट से, वो काफ़ी ऑल्दो मुझे लगता है कि एक्टिव रहे हैं पिछले 8 मंथ्स मेरी फैमिली के ऊपर ही जो कुछ हुआ उसके अंदर, और वो बल्कि सिर्फ 8 मंथ्स नहीं, लास्ट ईयर से काफ़ी एक्टिव हैं, मई 2022 के जलसे से। सो दैट्स अबाउट इट।
यानी पुलिस की तरफ से आपको कोई कोऑपरेशन आपको नहीं मिल रहा? ठीक है, थैंक यू वेरी मच लाइबा आपके टाइम का, और यकीनन हम भी दुआ गो हैं कि उम्र का एटलीस्ट पता चले। और बात वही है कि जुर्म किया है नहीं किया है इसका फैसला मैंने और आपने तो करना नहीं है, अदालतों ने करना है, और अदालतों ने करना है तो उसके लिए अदालतों में पेश होना भी ज़रूरी है। अब अगर एक फुटेज है और वो फुटेज ये कहती है, या वहाँ पे जो विटनेसेस हैं वो ये कहते हैं कि पुलिस की नफरी आई थी, वो उनको वहाँ से उठाकर लेकर गई है, और उसके बाद सबसे दिलचस्प कहानी ये हुई कि अगर वहाँ से फुटेज को CCTV कैमरे की डिलीट हो गई है, बट एनीवेज ये मामला अदालतों में है, और लाइबा डार का कहना भी यही है कि अदालतों से उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद है। तो अल्लाह करे कि ऐसा हो भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।